अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक ही होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटनी क्वेश्चंस के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें आज का मेरा जो है वो लेक्चर नंबर यानी कि 10 है। ठीक है ना। तो कल जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से हम शुरू करेंगे। आज का सबसे पहले जो हमारे पास यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो है कि टालेस्ट फ्लावर जो है वो कौन सा है हमारे पास। क्योंकि आपको पता है कि हम मोस्टली पूछते हैं कि लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब ये हम टालेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो टालेस्ट फ्लावर होता है वो होता है एम्फोफेलस टाइटेनम। एम्फोफेलस टाइटेनम एक ऐसा फ्लावर है जो यानी कि टाइटेनम जो है वो एक ऐसा फ्लावर है, क्या है, लार्ज टालेस्ट फ्लावर है। ठीक है ना। यहाँ पे लार्जेस्ट की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या टालेस्ट फ्लावर है। तो इनकी अगर आप हाइट देखें तो 6 फीट से लेकर यानी कि ये 9 फीट तक या 10 फीट तक यानी कि ये चला जाता है। तो ये एक ऐसा फ्लावर जो यानी कि टालेस्ट है, मतलब वो लार्जेस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इनको अगर आप देखेंगे तो इनकी ये मेन स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगी। फिर उनके बाद में यानी कि ये फ्लावरिंग स्टेज की तरह ये आपको मिलेगा। तो मतलब ये इसकी क्या होती है, यानी कि टोटल जो है वो शक्ल होती है। अगर आप गूगल पे ही जाके यानी गूगल करेंगे तो व्हाट डू मीन बाय टालेस्ट फ्लावर, तो ये आपको एम्फोफिलस टाइटेनम की यानी कि ये शक्ल मिलेगी। एक तो आपको उसका बॉटनिकल नाम पता होना चाहिए, दूसरा यानी कि टालेस्ट फ्लावर है। ठीक है। उसके बाद यानी कि हमारे पास जो है वो है रिचमोंड लैंग इफ़ेक्ट। हो सकता है आपने ये सुना भी हो, रिचमोंड लैंग इफ़ेक्ट, या किसी ने ना भी सुना हो तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय रिचमोंड लैंग इफ़ेक्ट। अगर आप इसको देखें रिचमोंड लैंग इफ़ेक्ट को, तो ये रिचमोंड भी एक साइंटिस्ट था, ये एक खुद ठहर था, और लैंग भी क्या था, ये साइंटिस्ट था। और ये जो इफ़ेक्ट है इसका असल मकसद क्या होता है कि इट रिटार्ड्स द एजिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। इट रिटार्ड्स यानी कि ये कम करता है, इट रिटार्ड्स द एजिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स ये मतलब जो प्लांट्स की जो एजिंग प्रोसेस को कम करता है बाय रिटार्डिंग द क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, बाय रिटार्डिंग द क्लोरोफिल डिग्रेडेशन। क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल होता है उनकी जो डिग्रेडेशन होती है उसको क्या करता है, ये कम करता है, क्लोरोफिल डिग्रेडेशन। ठीक है। तो जब क्लोरोफिल की डिग्रेडेशन जो होती है वो कम हो जाती है तो प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। और उसके बाद ये मतलब जो है वो एज जो ओल्ड होना क्या होते हैं वो कम हो जाते हैं। असल में इसमें होता है क्या, रिचमोंड लैंग इफेक्ट में ये क्या, इसमें क्या होता है, हार्मोन यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया जाता है या हार्मोन दिया जाता है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या करवाता है, हमें तो पता है, ये सेल डिवीजन करवाता है। और जैसे सेल डिवीजन होती रहती है जैसे सेल डिवीजन कंटिन्यू होती है तो प्लांट्स क्या रहते हैं, ये यंग ही रहते हैं। ठीक है ना। तो मतलब उनकी जो ओल्ड स्टेज वाली कंडीशन होती है उसको कम करने के लिए जो यानी कि टेक्निक की जाती है या जो इफ़ेक्ट्स होता है उसको कहा जाता है रिचमोंड लैंग इफेक्ट। तो इसमें यानी कि साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो दिया जाता है, और जो इनकी सेल डिवीजन को बढ़ाता है, जो इनको प्रोडक्टिव रखता है, और ये यानी कि जो एजिंग प्रोसेस होता है इनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका असल ये कम यानी कि डेफिनेशन है, इट रिटार्ड्स द एजिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स बाय रिटार्डिंग द क्लोरोफिल डिग्रेडेशन। ठीक है ना। तो मतलब ये क्लोरोफिल डिग्रेडेशन को कम करने वाला जो इफेक्ट है उसको क्या कहते हैं, रिचमोंड लैंग इफेक्ट। उसके बाद हमारे पास जो है वो है, आपने यानी कि एक टर्म पढ़ा होगा, ये क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। एक होते हैं हमारे पास क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स, दूसरा होता है नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स, या इसको यानी कि क्लाइमेक्टेरिक रेस्पिरेशन के नाम से ही जाना जाता है। एक क्लाइमेक्टेरिक रेस्पिरेशन होती है, दूसरा क्या होता है, नॉन क्लाइमेक्टेरिक रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें जो फ्रूट होता है यानी कि आइसोलेटेड या आइसोलेटेड फ्राम प्लांट बॉडी। तो जब उसको प्लांट बॉडी से अलग किया जाता है, प्लांट बॉडी, तो उसके बावजूद भी उसके अंदर क्या होती है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। इथाइलिन की प्रोडक्शन होती है, इथाइलिन जो हार्मोन होता है उसकी प्रोडक्शन होती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करते रहते हैं, यानी कि उनके अंदर वो जो कलर होता है वो भी चेंज होता रहता है, और उनकी जो राइपनिंग होती है वो भी
होती रहती है। तो मतलब क्लाइमेटिक एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है या फ्रूट्स होते हैं जो मतलब प्लांट बॉडी से डिटैच भी हो जाए, मतलब उनको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं अलग, यानी कि जब वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं अभी, यानी कि फुली राइप एंड नहीं होते, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या कर जाते हैं, खुद ब खुद यानी कि राइपेंड हो जाते हैं, और उनका कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। कलर यानी कि चेंज्ड, यानी कि कलर भी चेंज हो जाता है, और वो कम्प्लीटली राइपेंड भी हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये होता है, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स वो होते हैं जिनके फ्रूट्स कम्प्लीटली प्लांट पे यानी कि क्या होते हैं, वो मेच्योर नहीं होते, ठीक है ना, यानी कि राइपेंड नहीं होते। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वो आगे जाकर क्या करते हैं, राइपेंड होते हैं। तो जब इनको हम प्लग करते हैं तो ये वो हार्ड कंडीशन में होते हैं, यानी कि हार्ड होते हैं और क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आगे जाकर मेच्योर करते हैं। तो ये एक ऐसी रेस्पिरेशन है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेक्टेरिक रेस्पिरेशन, या फ्रूट्स को कहा जाता है क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। और दूसरा होता है उसके उल्टा, यानी कि नॉन क्लाइमेक्टेरिक। नॉन क्लाइमेक्टेरिक में क्या होता है, वो जो तो यानी कि फ्रूट होता है वो प्लांट बॉडी के साथ अटैच होगा, प्लांट बॉडी के साथ अटैच होगा तो कम्प्लीटली वहाँ पे राइपेंड होगा, कम्प्लीटली राइपेंड, ठीक है ना। तो ये हम इसको अर्ली स्टेज में नहीं डिटेक्ट करते, ये खुद डिटेक्ट नहीं होते या ऐसे, तो ये कम्प्लीटली वहाँ पे राइपेंड होकर फिर इनसे क्या होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बाद में ना कोई इतनी कोई इथाइलिन की प्रोडक्शन होती है, ना कोई एक यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, दूसरी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। तो ये जल्दी में क्या कर जाते हैं, यानी कि रॉट कर जाते हैं, यानी कि ख़राब हो जाते हैं, यानी कि कलर जो होता है चेंज होता है, जायका भी चेंज रॉट हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि फास्टली। तो कहने का मकसद ये होता है कि ये नॉन क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन में या इनके अंदर वो जो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स होते हैं, सो ये शुरू से ही पके हुए होते हैं, इनके लिए हमें कोई भी और टाइम वगैरह नहीं चाहिए, ना इनको हम कहीं पर रखते हैं, ना कोई इथाइलिन वगैरह देते हैं, ये मतलब वहाँ से ही मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई एग्जांपल पूछे तो इनके जो एग्जांपल होते हैं, यानी कि क्लाइमेक्टेरिक के अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो हमारे पास हो गए एप्पल, या हमारे पास मैंगो हो गया, ठीक है ना, या आप उसको देख लें पपाया को देख लें। तो ये किसके एग्जांपल हैं, ये हैं क्लाइमेक्टेरिक के। अगर आपसे कोई नॉन क्लाइमेक्टेरिक के एग्जांपल पूछे तो आप देखें ग्रेप्स, ये पके हुए होते हैं, जो हम उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, ये किसका है, नॉन क्लाइमेक्टेरिक का, ठीक है। या आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी, तो ये सारे क्या होते हैं, या रसबेरी जो होती है वो भी सारे क्या होते हैं, ये पके हुए होते हैं। अब ऑरेंज को देखें, उसका शुरू से ही जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। तो ये क्या हमारे पास है, नॉन क्लाइमेक्टेरिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यानी कि दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारे पास यानी कि नेचुरल जो कलर होते हैं, जो नेचुरल हमें डाइज मिलते हैं, ठीक है ना, नेचुरल डाइज जो हम कलर इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल डाइज असल में हमें पता है कहाँ से मिलते हैं, और ऑब्टेन्ड फ्रॉम यानी कि ये लाइकन्स से हमें मिलते हैं। हम लाइकन को पीछे हम पढ़ के आए, यानी कि एल्जी प्लस जो फंजी होती है उनके अंदर जो ये कॉम्बिनेशन होती है तो उसको हम कहते हैं लाइकन्स। ये लाइकन्स जो होती हैं उनको इकट्ठा करके इनको ग्राइंड करके यानी कि इनसे क्या बनाए जाते हैं, कलर बनाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल डाइज, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल डाइज यहाँ से इनसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है आज का है वो है कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि ये कॉफ़ी, इन पे बहुत सारे सवाल आते हैं, यानी कि इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और यानी कि रिटन फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये सवाल आता है कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ब्राज़ील पे होती है, कई मरतबा यानी कि इंटरव्यू में पूछा गया है, ठीक है। दूसरा इसका जो नाम है, क्योंकि कॉमन होने की वजह से कोफिया अरेबिका, यानी कि इनका जो है वो बोटेनिकल नाम है, ठीक है। एक होती है टी, दूसरी होती है कॉफ़ी, हम कॉफ़ी प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ब्राज़ील में पाई जाती है, कोफिया अरेबिका इसका क्या है, बोटेनिकल नाम है। और दूसरा असल में जो काफ़ी यानी कि इज़ एक्सट्रैक्टेड, जो ये एक्सट्रैक्ट की जाती है असल में फ्राम सीड से, यानी कि उनके सीड से। या वैसे तो हम टी में तो लीव्स को इस्तेमाल करते नहीं, यहाँ पे उल्टा है, मतलब ये इनके सीड से क्या करते हैं, हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक तो ये कहाँ पे ज़्यादा होती है, ब्राज़ील, दूसरा इसका बोटेनिकल नाम क्या है, तीसरा जो है वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से होती है, यानी कि इनके जो सीड से एक्सट्रैक्ट होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉफ़ी, ठीक है। या ये आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास जो है वो है लार्जेस्ट फ्लावर, क्योंकि हम पहले पढ़ के आए हैं लॉन्गेस्ट फ्लावर, अभी यहाँ पे है लार्जेस्ट फ्लावर। और ये हम जिस टेस्ट में बैठे थे वहाँ पे भी था, ये इसका नाम है रेफ्लेशिया
यानी कि जो है इसका क्या नाम है, जो है वो इनका लार्जेस्ट फ्लावर का, और आर्नोल्डी फुल नाम है इसका, आर्नोल्डी यानी कि रेफ्लेशिया आर्नोल्डी इसका बोटेनिकल नाम है। और इसको कभी कभार जायंट पैडमा भी कहा जाता है, जायंट पैडमा यानी कि ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। या इनको उनकी जो बदबू वगैरह के होने से इसको क्या कहा जाता है, मतलब स्मेल लाइक रोटिंग मीट, स्मेल लाइक रोटिंग मीट। अगर आप उसको देखेंगे तो ऐसे अगर उसके करीब आप बैठेंगे, स्मेल लाइक रोटिंग मीट, कोई जली हुई चीज़ है या जला हुआ जो मीट है उसकी तरह आपको यानी कि ये क्या देगा, स्मेल देगा, ठीक है ना। तो एक रेफ्लेशिया लार्जेस्ट फ्लावर है, दूसरा इसका रेफ्लेशिया आर्नोल्डी यानी कि बोटेनिकल नाम है, और यानी कि रोटन मीट की तरह आपको ये इनकी जो है बदबू मिलेगी। जेंट पैडमा भी इसको कहा जाता है। और असल में ये एक पैरासाइटिक प्लांट है, पैरासाइटिक, ठीक है ना, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे यानी कि डिपेंड करते हैं अपने फूड वगैरह के लिए, तो उसमें क्या कहते हैं, पैरासाइटिक प्लांट, ठीक है। उसके बाद आज का जो लेक्चर का हम यानी कि दूसरा जो लास्ट यानी कि डिस्कस करेंगे वो है वोल्फिया। वोल्फिया गिलेबोसा जो है इसका वो बोटेनिकल नाम है। और ये मशहूर किस वजह से, स्मॉलेस्ट फ्लावर, क्योंकि हम पीछे पढ़ कर आए लार्जेस्ट फ्लावर, तो यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट फ्लावर, ठीक है ना। इसको वाटर मील भी कहा जाता है। ये इतना छोटा है कि आप इसकी फिंगर की टिप पे भी इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। वाटर मील भी इसको कहा जाता है। दूसरा इसको डकवीड भी कहा जाता है, यानी कि उसको डक अपना जो है वो सोर्स ऑफ फूड बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डकवीड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट फ्लावर है, वोल्फिया ग्लोबोसा यानी कि स्मॉलेस्ट फ्लावर, जिसका नाम वाटर मील है या डकवीड भी है। इतना छोटा है कि आप उसको अपने फिंगर टिप पे भी उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है रबर प्लांट। रबर के बारे में भी पूछा गया है। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये असल में होता है थाईलैंड में। थाईलैंड के अंदर यानी कि रबर की जो प्रोडक्शन है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा इसका नाम पूछा जाता है फाइकस इलास्टिका। फाइकस इलास्टिका जो है इसका क्या है, वो बोटेनिकल नाम है, यानी कि ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये रबर प्लांट जो है वो थाईलैंड में पाया जाता है। फाइकस इलास्टिका इसका क्या है, बोटेनिकल नाम है। वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यानी कि हम केमिकल एक्सट्रैक्ट करके रबर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये रबर प्लांट। उसके बाद हमारे पास जो है वो है एंथिकोलॉजी। हम एंथिकोलॉजी को पीछे हम पढ़ के हैं, जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिनेशंस एंड पॉलिनेटर्स, उसको यानी कि ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास एक दूसरा यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन को अगर आप देखें तो जो जॉन मेंडल जब यानी कि जेनेटिक्स पे काम कर रहा था जॉन मेंडल, तो उन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल की। और इमास्कुलेशन जो होती है वो क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर्स in early stage to avoid self pollination, ठीक है, या और क्रॉस पॉलिनेशन। तो उसमें क्या किया जाता है, मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए इमास्कुलेशन की जाती है। उनके जो एंथर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये स्टिग्मा है ना, तो उनके एंथर्स जो होते हैं वो यहाँ से कट किए जाते हैं, यहाँ से ये वाली पॉइंट इसकी कट की जाती है, जैसे वो खुद पॉलिनेट ना हो। और हमारा जो पर्पज़ होता है यहाँ पे इमास्कुलेशन का, वो होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हम करवाना चाहते हैं। आर्टिफिशियल, हम अपनी मर्ज़ी से यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, यानी कि जो है वो पोलन ग्रेन को देना चाहते हैं। तो इसकी वजह से हम क्या करवाते हैं, इमास्कुलेशन। तो ये पूछा जाता है इमास्कुलेशन असल में है क्या, रिमूवल ऑफ एंथर्स होता है, यानी कि अर्ली स्टेज में, या जो मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का वो रिमूव किया जाता है, जैसे यानी कि सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन ना हो सके, हम अपनी मर्ज़ी से क्या करवा सकें, पॉलिनेशन करवा सकें। तो ये आज का यानी कि लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सुबह जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को क्या क्लिक करें, जैसे भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँगा तो आपको अच्छे तरीके से ये मिल जाएगी। शुक्रिया।